खबर है कि जश्न की तैयारी और बेटियों से मिलेंगे पीएम मोदी। विनेश फोगाट वाला और साक्षी मलिक वाला जब वो जीत के आई थी तो प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की थी, लेकिन जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उन्होंने यौन शोषण की बात की तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन जब यही बेटियां परेशान होंगी, जब यही बेटियां सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होंगी तो प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलेंगे, अगर एक्सप्लॉइट करने वाला भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो तो। ये बेटियां बेटियां ये जितने सब ये लोग हैं ना, इनके चोचले केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कि वहाँ की हेडमिस्ट्रेस ने कुरान से संबंधित कुछ बातें अपने विद्यालय में कह दी, कुरान की कुछ आयतें बच्चों से कहलवा दी तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। यदि किसी स्कूल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, रामायण, गीता की चौपाइयां पढ़ना अवैध नहीं है तो फिर कुरान क्यों है? जो लोग कहते हैं कि हजरत मोहम्मद की शान में तौहीन की, हम गर्दन काट देंगे, वो भी जाहिल हैं, क्योंकि उनकी औकात नहीं है कि हजरत मोहम्मद की शान की बात करें। यही ज्ञान परंपरा वाले लोगों ने बोला सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दलित है, वो बौद्ध है, वो हिंदू धर्म के खिलाफ है, इसलिए हमको दिवाली पे जम के पटाखे चलाने। पिछले 10 दिन से दिल्ली गैस चैम्बर बनाए। अब डॉक्टर्स ने बोल दिया यदि आप में काबिलियत है, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 4 से 6 हफ्ते दिल्ली को छोड़ दीजिए। अखबार इतनी लूज भाषा लिख रहे हैं, जो उनके मुख्य संवाददाता लिख रहे हैं हवा धीमी हो गई है, इस वजह से पोल्यूशन बढ़ गया है। ओजोन की मात्रा 600 है। बताइए, ओजोन 600 होने का मतलब है कि आपके बॉडी में कैंसरस ऊतक विकसित हो सकते हैं। हमें भारत के गौरव है, महिलाओं की क्रिकेट टीम जीती, रात में 12 बजे पटाखे चलाए गए। भाई वास्तव में ये न्यायपालिका के रसूख को 2M दर्जे का साबित करने के लिए की गई। ओजोन के बारे में तो बस इतनी ही बात समझते हैं ना कि वो पर्यावरण की रक्षा करने वाली, पर उन्हें ये नहीं पता है कि ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन है वो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायी होती है, कैंसरकारी होती है। जबकि असली बात ये है, तथ्यात्मक बात ये है कि R&D में हमारी हालत बहुत खराब है। हम अपनी GDP का सिर्फ 0.62% ही खर्च करते हैं। चीन है जिससे हमें लाल आंखें दिखाना है, वो 2.7% ऑफ इट्स GDP खर्च करता है, जबकि उसकी GDP $20 ट्रिलियन की है और हमारी सिर्फ $4 ट्रिलियन। जिस तरीके से कंधे पे राम और लक्ष्मण को बैठाकर उड़ रहे हैं हवा में, वो विमान का डायनामिक्स है। अब उस बुद्धि शत्रु से कोई ये पूछे कि जो चित्र बनाया हुआ ये कितने दिन पुराना बनाया हुआ, ये तो राजा रवि वर्मा के समय का समय, इतिहास में नहीं, मिथक को वो विज्ञान मानते हैं। जितना भक्ति आंदोलन है वो प्रतिरोध का आंदोलन है, जिस प्रतिरोध को RSS पसंद नहीं करता है। करने वाला RSS है, उसने आज की तारीख तक दहेज विरोधी शादी, बाल विवाह, शादियों में आडंबर, अंतरजातीय विवाह, इसके ऊपर एक शब्द कभी नहीं कहा, न कोई सामाजिक जागरूकता की बात की। बिहार चुनाव में योगी जी काफी रेलेवेंट साबित हो रहे हैं भाजपा के नजरिए से। उनकी हर रैली के बाहर बुलडोजर खड़ा हुआ है। देश का प्रधानमंत्री जिसका एक वक्तव्य विश्व में जाता है, वो देश की नीति बताता है, वो भाषण दे रहा है कि RJD ने कनपटी पे कट्टा लगाकर, ये क्या भाषा है भाई? ये ना बड़ा कनपटी पे कट्टा टाइप का, जो यानी C ग्रेड फिल्मों का कोई डायरेक्टर होते उस टाइप का लगा गया डायलॉग। मुझे लगता है दीपक चौरसिया या सुधीर चौधरी टाइप के लोगों ने भाषण लिख दिया इस बार। रिपोर्ट ये कहती है कि 100 शब्दों का जो ईमेल अगर आपको ड्राफ्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ChatGPT या अदर AI बॉट्स, तो उसमें लगभग 3 लीटर पानी खर्च होगा उस सर्वर को ठंडा रखने के। है ना, जैन जी की पैदाइश हुआ था ना, अरविंद केजरीवाल, वो पूरा पार्टी देखो पंजाब में मजे ले रही, पंजाब का प्राइवेट जेट यूज कर रही है, पंजाब में बंगले अलॉट करा रखे हैं सबने, वहां पे मौज काट रही। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं लेखक, पत्रकार, विचारक और indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पंकज जी, मैंने एक खबर देखी है अखबार में। खबर में था कि देश में शोध व नवाचार के लिए केंद्र सरकार ने खजाने खोल दिए हैं, जबकि असली बात यह है, तथ्यात्मक बात यह है कि R&D में हमारी हालत बहुत खराब है। हम अपनी GDP का सिर्फ 0.62% ही खर्च करते हैं। 0.62%। और बगल में जो हमारा चीन है जिससे हमें लाल आंखें दिखाना है, वो 2.7% ऑफ इट्स GDP खर्च करता है, जबकि उसकी GDP $20 ट्रिलियन की है और हमारी सिर्फ $4 ट्रिलियन की है। पिछले एक महीने में सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात से लेके वीरभद्र सिंह यूनिवर्सिटी जौनपुर तक जी, मैंने कम से कम 20 सेमिनार की कुछ एडवर्टीजमेंट देखे या पर्चे देखे। वो सभी जो सेमिनार हैं
एक ही विषय पर, भारत की पारंपरिक ज्ञान परंपरा, और उसके जितने वक्ता हैं हम्म। वो सभी वही की वही है, सेम। उसमें एक सेम वक्ता वक्त। ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ। हनुमान जी जिस तरीके से कंधे पे और राम और लक्ष्मण को बैठाकर उड़ रहे हैं हवा में, वो हम्म। बेसिकली विमान का डायनामिक्स है। अब उस बुद्धि शत्रु से कोई ये पूछे कि जो ये चित्र बनाया हुआ है ये कितने दिन पुराना बनाया हुआ है, ये तो राजा रवि वर्मा के समय का समय। एग्जैक्टली 150 साल पुराना है बस लेकिन सिर्फ। ये जितनी चर्चाएं हैं भारत की पारंपरिक ज्ञान परंपरा में, यानी मिथक और इतिहास को, इतिहास भी नहीं मिथक को हम्म। वो विज्ञान मानते हैं। जबकि भारत की ज्ञान परंपरा जो पारंपरिक ज्ञान परंपरा है, उसमें गुणाकर मूल्य ने इतना शानदार काम किया है। एस्ट्रोलॉजी पर है, साइंस के ऊपर है, मैथमेटिक्स के ऊपर है। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हमारी जो आयुर्वेद की परंपरा है, वृक्ष आयुर्वेद की परंपरा है, पशु आयुर्वेद की परंपरा है, इसके ऊपर काम किया हुआ है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम अपनी ज्ञान परंपरा को हिंदू परंपरा बताना चाहते हैं और उसके लिए भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, धर्म जो है वो सामाजिक बदलाव के लिए है, धर्म सांस्कृतिक उत्थान के लिए है। सामाजिक बदलाव और सांस्कृतिक उत्थान दोनों एक राष्ट्र की पहचान होती है। हम्म। लेकिन धर्म विज्ञान नहीं है। बहुत सारे बेवकूफों की आप किताबें देखेंगे, गीता में विज्ञान, रामायण में हम्म। विज्ञान। तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो जो ये जो जीडीपी खर्च हो रही है, वही हम्म। आरएसएस के लोग हैं, वही रामलाल हैं, वही कृष्ण गोपाल हैं। वो संत परंपरा को ज्ञान परंपरा समझते हैं, ज्ञान परंपरा को विज्ञान परंपरा समझते हैं। जबकि भारत का जो संत साहित्य में आपको बताऊं, जितना भक्ति आंदोलन है वो प्रतिरोध का आंदोलन है, जिस प्रतिरोध को आरएसएस पसंद नहीं करता है। भक्ति आंदोलन के जितने कवि हैं वो सभी गैर उच्च जातियों के हैं। चाहे मीरा को ले लो, चाहे रैदास को ले लो, चाहे सूरदास को ले लो, सबने अपनी जो सामाजिक बाधाएं हैं उनके प्रतिरोध में रचनाएं की। जबकि जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करने वाला आरएसएस है, उसने आज की तारीख तक दहेज विरोधी शादी, बाल विवाह, शादियों में आडंबर, अंतरजातीय विवाह, इसके ऊपर एक शब्द कभी नहीं कहा, न कोई सामाजिक जागरूकता की बात की। अब जो जो शोध हो रहे हैं उसके ज्ञान परंपरा वाले लोगों को आप देख लीजिए। यही ज्ञान परंपरा वाले लोगों ने बोला सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दलित है, वो बौद्ध है, वो हिंदू धर्म के खिलाफ है, इसलिए हमको दिवाली पे जम के पटाखे चलाने। और पिछले 10 दिन से दिल्ली गैस चैम्बर बनाए। अब डॉक्टर्स ने बोल दिया यदि आप में काबिलियत है, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 4 से 6 हफ्ते दिल्ली को छोड़ दीजिए। बताइए। और ये सिर्फ और बात ये जो दिल्ली की भारतीय नहीं है। ज्ञान परंपरा जी। पूरे देश की है। हाँ, पूरे देश की। मैं देख रहा आपको था बताऊं, लखनऊ में ये हालत है कि तमाम जगह जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 350 के पास पहुंच गया है। और अखबार अखबार इतनी लूज भाषा लिख रहे हैं, जो उनके मुख्य संवाददाता लिख रहे हैं, हवा धीमी हो गई है, इस वजह से पोल्यूशन बढ़ गया है। जो एक कारक है एयर पोल्यूशन का, उसको प्रमुख कारक बनाए दे रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, उनके क्या प्रयास हैं, लॉन्ग टर्म क्या प्रयास हैं, इस पर कोई बातचीत नहीं है। बस कह रहे हैं हवा रुक गई, इस वजह से पोल्यूशन बढ़ गया। कुणाल जी आपको एक चीज और बताऊं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि PM 2.5 और PM10 की तो बहुत सारी चर्चा हो रही है। लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद में, जहां पर अभी राष्ट्रपति जी सुपर स्पेशलिटी प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन करने आई थी, उस क्षेत्र में ओजोन की मात्रा 600 है। बताइए। आप, ये लोग, इसका काउंटिंग ही नहीं दिखाई जा रही। शायद लखनऊ में भी वही हालत होगी और पटना में भी वही हालत होगी। ओजोन 600 होने का मतलब है कि आपके बॉडी में कैंसरस ऊतक विकसित हो सकते हैं।
खासकर फेफड़े के आसपास। तो हम बगैर सिगरेट पिए इस स्थिति में हैं और हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं। हमें भारत के गौरव है। महिलाओं की हम्म। क्रिकेट टीम जीती, रात में 12 बजे पटाखे चलाए गए भाई। सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट को ये नहीं मालूम है कि पटाखे कहाँ से आ रहे हैं, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, क्या है। लेकिन हमको बेच है ना, हमको हमारी संस्थाओं को कमजोर करना है। हम लोकसभा और विधानसभाओं की दुर्गति कर चुके हैं। लोकसभा में कोई तंत्र की बहस नहीं होती है। जो कार्यपालिका है उसमें तो किसी का भरोसा ही नहीं रहा। एसपी, कलेक्टर, मुख्यमंत्री का चापलूस अपॉइंट होता है हर राज्य में। थोड़ी बहुत न्यायपालिका बची थी, तो न्यायपालिका को पटक पटक मार रहे हैं ये लोग। ये जो दिवाली के बाद आतिशबाजी पूरे देश में चलाई गई, वास्तव में ये न्यायपालिका के रसूख को दोयम दर्जे का साबित करने के लिए की गई। और ये वही भाजपा है जो सबरीमाला पे जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है तो उसके खिलाफ आंदोलन करती है। लेकिन धारा 370 की बात हो, चाहे 3 तलाक वाली बात हो, उसके केस 5-5 साल कोर्ट में पेंडिंग पड़े रहते, जिसपे कोई सुनवाई नहीं होती। विज्ञान का तो ये हाल है पंकज जी की। आपने अभी ओजोन की बात की, तो ओजोन के बारे में तो बस इतनी ही बात समझते हैं ना कि वो पर्यावरण की रक्षा करने वाली, पर उन्हें ये नहीं पता है कि ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन है वो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायी होती है, कैंसरकारी होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में जब तक रहती है तब तो ठीक है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर में जाहिर है। जब आती है तो बहुत, हाँ, जब आती है तो फिर बहुत नुकसान पहुंचाती है। खैर, लेकिन उससे किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। बुलंदशहर के आसपास का मैं आज कहीं पे किसी छोटे अखबार में खबर देखी कि वहां की हेडमिस्ट्रेस ने कुरान से संबंधित कुछ बातें अपने विद्यालय में कह दी, कुरान की कुछ आयतें बच्चों से कहलवा दी, तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। यदि किसी स्कूल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, रामायण, गीता की चौपाइयां पढ़ना अवैध नहीं है, तो फिर कुरान क्यों है? इस चीज का एक पहली बार नहीं हुआ है, कई बार यूपी के स्कूलों में हुआ है कि यदि किसी ने इस्लाम से जुड़ी कोई बात, इस्लाम से जुड़ी कोई कहानी या कुरान शरीफ इसका पाठ कर दिया, तो टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। भाई यदि आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो फिर सब कुछ मानिए। यही लेकिन हमारा आपका जो धर्मनिरपेक्षता है, यही धर्मनिरपेक्षता हमारा है हमारी। प्रधानमंत्री बिस्लरी के पानी में नहाने चला जाता है नदी में, और बाकी को कहता है कि सब छठ मैया का अपमान कर रहे हैं। सदियों से छठ चलती आ रही है बिहार में, बिल्कुल। और कोई भी भगवान, कोई भी देवी देवता इतना छोटा नहीं होता है कि एक इंसान उसका अपमान कर दे। ये आप जान के चलिए। जो लोग कहते हैं कि हजरत मोहम्मद की शान में तौहीन की, हम गर्दन काट देंगे, वो भी जाहिल हैं, क्योंकि उनकी औकात नहीं है कि हजरत मोहम्मद की शान की बात करें। ठीक उसी तरीके से एक आम आदमी की एक वक्तव्य, एक बयान, एक हरकत ऐसी नहीं हो सकती है कि छठी मैया की शान में गुस्ताखी हो जाए। अपमानित कर दे, सही बात है। आपने एक बात कही कि जब ये टीम इंडिया जीती तो मतलब काफी जश्न मनाया गया। मैं जश्न में ही देख रहा था कि इसमें अखबार में खबर है कि जश्न की तैयारी और बेटियों से मिलेंगे पीएम मोदी। तो मुझको वही याद आ गया, वो विनेश फोगाट वाला और साक्षी मलिक वाला। जब वो जीत के आई थी तो प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की थी, लेकिन जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उन्होंने यौन शोषण की बात की तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो जब उनको मिलना होगा, जब उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए होगी, जब उन्हें चाहिए होगा कि कैमरे उनके सामने से गुजरें, तब तो वो आ जाएंगे मिलने के लिए। लेकिन जब यही बेटियां परेशान होंगी, जब यही बेटियां सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होंगी, तो प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलेंगे, अगर एक्सप्लॉइट करने वाला भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो तो। इसमें मैं एक घटना और जोड़ना चाहूंगा। जी। इस प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के हम्म। मंत्री उस विजय शाह के बारे में भी एक वक्तव्य नहीं दिया, जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को बोला था कि तुम पाकिस्तानी लड़की हो। उसके बारे में कुछ बोला क्या? नहीं, कुछ मंत्री नहीं जी किया। आज भी अपने पोस्ट पे हैं। हम्म। तो बिल्कुल मन। ये बेटियां बेटियां ये जितने सब ये लोग हैं ना, इनके चोचले केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब यही दिखता ही है और बार बार यही साबित किया है भारत के प्रधानमंत्री ने।
एक अगली खबर है पंकज जी, इसमें आपने ये खबर देखी होगी कि ट्रंप ने यूएसए में परमाणु परीक्षण जो कार्यक्रम है उसको फिर से शुरू करने का निर्णय लिया कि अब परमाणु परीक्षण फिर से किए जाएंगे, अमेरिका फिर से करेगा। लगभग 33 साल पुराना यूएसए का जो मोरेटोरियम था कि वो अब ये परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, और लगभग 50 साल पुरानी आर्म्स रेस वो खत्म हो गई थी, लेकिन अब वो फिर से शुरू हो जाएगी। उनको देखा देखी रूस भी करेगा, चीन भी करेगा, पाकिस्तान भी करेगा, भारत भी करेगा। तो ये विश्व रहने लायक बचेगा अगर इस तरीके की आर्म्स रेस फिर से शुरू हो जाएगी? होगा क्या? एनपीटी का क्या होगा? सीटीबीटी का क्या होगा? स्टार्ट ट्रीटी का क्या होगा? किसी का कुछ भी नहीं, सब खत्म, न्यू वर्ल्ड देखिए, ऑर्डर तैयार। यूरोप के और अमेरिका पूरे महाद्वीप की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास में मिनरल्स हैं, ना ऑर्स हैं, ना एग्रीकल्चर है। छोटे छोटे देश हैं जिनकी आप देखोगे कि लाइफ स्पैन उनका टॉप है वर्ल्ड का। वो एक्सक्लूसिवली हथियारों के बल पे टिके हुए हैं। उनकी इकोनॉमी हथियारों पे है। तो जब जब अब आप देख रहे हैं कि कोई चाहता तो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध रुकवा सकता था, लेकिन उन्होंने उस रुकवाने की जगह इधर नाटो देश उनको हथियार दे रहे हैं, इधर रूस का अपना प्रोडक्शन है। हाँ। 2 साल से ऊपर हो गया हथियार चलते रहे। बड़ा हल्ला किया गया कि इसराइल और गजा का युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी इसराइल को जब मौका मिल रहा है तो गजा में बम फोड़ रहा है। अभी भी 30-40 लोगों को मार रहा है। तो ये कौन सी लॉबी है? ईरान मौन हो गया। हाँ, ईरान चुप ईरान हो से गया। उस समय जो झगड़ा चला था तो हमको लगा था ना जाने क्या होगा। अब आप देखिए हम्म। कि इस समय स्थिति है कि जो वर्ल्ड के दरोगा बनते हैं, एक देश पे आपने तालिबान का कब्जा करा दिया और अफ्रीका के एक देश पर आईएसआईएस का कब्जा हो गया है, उनका शासन आ गया है। हो सकता है सूडान पे भी हो जाए। वो बिल्कुल। कौन लोग हैं जिन लोगों को ताकतवर, कम अकल के, सस्ते कीमत के लड़ाके चाहिए और उनके हाथ में देने के लिए हथियार बनाने वाले देश चाहिए। ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? भाई पाकिस्तान के पास F-16 है तो उसको रफाल खरीदना है। हम्म। हम्म। हम क्या कर रहे हैं? यही सिर्फ कर रहे पॉइंट हैं, बिल्कुल। पॉइंट सिक्स 0.65% हम केवल रिसर्च पे खत्म करते हैं। मैं यहाँ पर पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जब हम्म। मुझको चाइना 4 बार जाने का मौका मिला, वहाँ की यूनिवर्सिटी में मैंने लेक्चर्स दिए हैं, वहाँ के हम्म। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। वहां मैंने देखा कि चाइना के बहुत सारे लोगों ने सिंगापुर, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशनल फर्म्स रजिस्टर्ड करा रखी। उनका काम केवल ये होता है कि इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में साइंस के कोई सेमिनार हो उस पर रजिस्ट्रेशन करना। हमारे रजिस्ट्रेशन फीस क्या होती है? 2,000-3,000 रुपए। बिल्कुल। यही सीजन है, उनको मालूम है। तो एक आदमी आता है, 2 महीने जितनी सेमिनार होता है सबको अटेंड करता है और सबके पर्चे इकट्ठे कर लेता है। हमारे यहाँ तो पर्चे सेमिनार में बाहर बांट देते हैं और कोई हम्म। विदेशी दिखा तो पूछ हिला हिला के उसको बताते हैं कि हमने यही किया। वो सब रिसर्च को ले जाते हैं, उससे पार्शली मॉडिफाइड करते हैं, उसको अपने नाम से वो पंजीकृत करा लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ तो आईआईटी और गवर्नमेंट लैब जो है, देश की टॉप गवर्नमेंट चाइल्ड लैब्स हैं, उसके निकलने वाले प्रोडक्ट का फायदा भी आम लोगों को नहीं होता है। आप कभी सोचिए ना कि हम लोगों की जितनी टेक्नोलॉजी मार्केट में सब विदेश से आई हुई है। हम अपनी टेक्नोलॉजी का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, इंक्लूडिंग द मेडिसिन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। किस टेक्नोलॉजी को हमने अपनी इस्तेमाल की है? एग्रीकल्चर कुछ भी नहीं। 0.65% में तो फिर आप वही करोगे कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी में हो रहा है कि गाय और गोबर पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गाय के ऊपर अभी सेमिनार हो रहा है। भाई गाय भारत की इकोनॉमी का केंद्र बन सकती थी, लेकिन सरकार को लगा कि हमको ट्रैक्टर बेचने में ज्यादा फायदा है, तो हमने बैल को खत्म कर दिया। अब आप बताइए, बीजेपी शासित राज्यों में पिछले 3 साल से स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है
कि गायों के को ऐसा सीरम यूज किया जाए कि उसको बछड़ा हो ही नहीं, केवल बछिया हो। तो क्या इस तरीके से हम गोवंश की रक्षा कर पाएंगे? आप ध्यान दीजिए, हम उस देश में बसे हैं, आज से 10 साल पहले तक इस मौसम में दशहरे से लेके दिवाली तक की, नवरात्रि से लेके और देव उठानी 11 तक हमारे यहाँ पूजा में ढेर सारे पीले वाले फूल इस्तेमाल होते थे, जिनकी खुशबू होती थी, और उन फूलों को हम लोग गमले में डाल देते थे, वो थोड़े दिन में वो पौधे बन जाते थे, अगले साल फूल आते थे। पूरे मार्केट में फूल ऐसा है जिसमें बीज ही नहीं है, आप गमले में डाल के देख लीजिए, सड़ जाएगा। ना हमको फूल वो चाहिए जिसका बीज हो, ना हमको गाय ऐसी चाहिए जिसका बछड़ा हो। लेकिन मोहन दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमिनार हायर एजुकेशन का, हम काय पे करेंगे? गाय पे करेंगे। मोनसेंटो का कमाल मतलब है इस ये, देश सारे बीज ही खत्म हो गए। फार्मर्स इतने नुकसान में है, परेशान में है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हर बार उनको नया बीज खरीदना पड़ता था। पहले ये था कि फसल से जो निकला उसी को बीज के रूप में इस्तेमाल कर लेते थे, एक दो बोरी चार बोरी बचा के रखी, उसको इस्तेमाल कर लिया। अब उन्हें हर बार नया बीज खरीदना पड़ रहा है। जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कह रहे थे, वो बेसिकली नुकसानदेह साबित हुई है, और हमने उसको खूब प्रमोट भी किया। लेकिन अब देखिए ना, हम लोग केवल राजनीति में अब बैंगन का बीज बचा के रखते हैं। बीज वाला बैंगन जो होता है ना, पारंपरिक रूप से क्या होता था कि जो पहला बैंगन लगता था, उससे बड़ा कपड़ा बांध के उसको सहेज के रखा जाता था, उस पर कोई चिड़िया चोंच ना मार दे उसके लिए भगाया जाता था। तो उसको बड़ा कीमती बीज का बैंगन कहते थे। अब ऐसे ही बीज के बैंगन अनंत सिंह किस्म के लोग अब राजनीति में हैं। और आप मैं ये इस बिहार समय की एक बात कर चीज की, पंकज जी, इसमें बातचीत बिल्कुल सी थोड़ी सी बिहार के बारे में भी थोड़ी बातचीत कर लें हल्की फुल्की। वो ये कि मैं ये देख रहा हूँ कि वहां पर बिहार चुनाव में योगी जी काफी मतलब रेलेवेंट साबित हो रहे हैं भाजपा के नजरिए से। उनकी हर रैली के बाहर बुलडोजर खड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल से जो सटी हुई सीटें हैं वहां पर जाकर पोलराइजेशन कर सकें, इसलिए उनको वहां भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बगल वाली सीटों में उनके प्रभाव को आंका जा रहा है ताकि वहां भी उनका प्रभाव हो। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भले यूपी में बहुत इफेक्टिव ना हो रहे हो, लेकिन वहां लग रहा है कि बिहार में इफेक्टिव है। अब ये तो निर्णय के बाद में मालूम पड़ेगा। देखिए कुमार का मैंने एक शब्द और बोला था कि कुमार हम्म। का पूरा कि आवा का आवा खराब है। आवा हम्म। यानी जो भट्टा लगाता है ना, जिसके अंदर हाँ। बर्तन रखते हैं, तो सभी आड़े टेढ़े हैं। देश का हम्म। प्रधानमंत्री जिसका एक वक्तव्य विश्व में जाता है, वो देश की नीति बताता है, हम्म। वो भाषण दे रहा है कि आरजेडी ने कनपटी पे कट्टा लगाकर, ये क्या भाषा है भाई? 20 साल आपका शासन है इस देश में, तो भी अवैध हथियार यदि उस राज्य में है बिल्कुल। तो शर्म किसकी आनी चाहिए। जिम्मेवारी है? बिल्कुल। यानी देखिए, एक प्रदेश का यदि हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपने पिछले 11 साल केंद्र में, पिछले 20 साल राज्य में क्या किया और आप क्या करने वाले हैं? हम्म। इससे ज्यादा की आपको क्या जरूरत है कहने की? तो कुछ किया हो लेकिन तब तो यदि बोलेंगे। हमको, है ना, वो कोई अभी उन्होंने टप्पू, अप्पू, अब टप्पू, पप्पू, ओ पप्पू। है ना, हाँ, और यदि मतलब इसी तरीके की भाषा उत्तर हम्म। प्रदेश में कोई हम्म। योगी जी या मोदी जी के लिए इस्तेमाल कर देता है, तो पुलिस उसके हाथ पैर तोड़ के उसका वीडियो जारी करती कि देखो इसको हमने सबक सिखा दिया, और उसमें मुकदमा कायम कर देती है। आप ये भी देखिए, बिल्कुल है। आप सबसे बड़ी चीज है कि पुलिस उनका वीडियो जारी करती कि हमने इनको पीटा है, हम्म। और जो राइट विंगर से बताते हैं इसका इलाज हो गया। हाँ, इलाज जबकि हो। पुलिस हिरासत में मारा पीटी कानून नहीं है, अवैध है। अवैध है। यदि कोई संवेदनशील सरकार होती तो उसमें गिरफ्तारी हो सकती है। हम्म। लेकिन मजेदार चीज है कि पूरे यूपी में आप लोगों के हाथ पैर तोड़ते हो, उसके बाद उसका मेडिकल को ले जाते हो, मेडिकल में दिखाते हो कि इसको चोट ही नहीं है, या फिर बोलते हो भागते समय गिर गया। अभी आपको घटना बताऊं, ये राष्ट्रीय मीडिया में नहीं आई, 5 दिन पहले
दिल्ली से सटे शामली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने धरना दिया कि पुलिस हमसे फर्जी एनकाउंटर की अवैध रिपोर्ट लिखवाती है, 20-20 गोली मारी होती है और एक गोली लिखवाई जाती है। उसमें बड़ा थोड़ी सी चर्चा हुई, अचानक पॉलिटिकल प्रेशर आया, जातिगत प्रेशर आया, फिर उस डॉक्टर को भी चुप करा दिया गया। यहाँ पे बाकायदा धरना दिया था हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने। बताइए, ये तो बड़ी अहम इसकी खबर कोई है। चर्चा नहीं करेंगे, इसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। वो एक कितनी बड़ी घटना थी कि पुलिस किस प्रकार से गैर कानूनी तरीके से फर्जी एनकाउंटर कर रही है। अब ठीक ये है। सब बंदूकें कहाँ से आती हैं? अब आप देखिए ना कि पूरे दिल्ली एनसीआर से अभी 303 बंदूकों को डिस्पोज किया जा रहा है। कहते तो ये है कि इनकी नाल और वो सब निकाल के और बाकी हिस्से को गला दिया जाएगा, ये किया जाएगा, लेकिन वास्तव में कहीं पूरे प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। जो अवैध कट्टे भी जब्त होते हैं उनका एक कबाड़ी से बिल दिया जाता है कि 500 रुपए में लोहा बेचा और उसके बाद में फिर वही पुलिस जब्ती कराती रहती है। और अभी आप देखिएगा, बड़ा मीडिया में कल चर्चा है कि बालाघाट में एक महिला नक्सली ने सरेंडर किया। उस फोटो को देखिए, नई ड्रेस पहनाई उस लड़की को, उसके हाथ में एसएलआर राइफल है। एसएलआर राइफल की लंबाई इतनी है कि वो लड़की की लंबाई कम है, वो लड़की उसको चला ही नहीं सकती है। पिट्ठू बैग है पीठ पे, बिल्कुल नया, लेकिन पैर में चप्पल है 40 रुपए वाली। फर्जी है इसका मतलब, साफ है आप बिल्कुल। देखिएगा, बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी वो वीडियो है उसका। तो पूरा पुलिस तंत्र इसी तरीके की फर्जी घटनाओं में लगा है, उस देश में जहां का प्रधानमंत्री कट्टे की बात करता है पब्लिक। बड़ा फनी कनपट्टी बयान पे था वो। कट्टा, ये ना बड़ा कनपट्टी पे कट्टा टाइप का, जो है ना सी ग्रेड फिल्मों का कोई डायरेक्टर होते उस टाइप का लगा गया यार डायलॉग। मुझे लगता है दीपक दीपक चौरसिया या सुधीर चौधरी टाइप के लोगों ने भाषण लिख दिया इस बार। प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं होगा ना भाषण लिखने का, वो देश की नीति और बाकी चीजों के बारे में सोचते होंगे। मेरे जहन में एक और खबर है पंकज जी, जो विश्व गुरु से संबंधित है। वो ये कि कनाडा ने 74% जो भारतीय छात्र हैं उनके वीजा आवेदन रद्द कर दिए हैं। yes. अब इसमें आश्चर्य क्या है? आश्चर्य यह है कि भारतीय छात्रों ने कनाडा में 2023 में लगभग 20,000 आवेदन किए थे और उसमें से सिर्फ 34% आवेदन रद्द किए थे। इस बार आवेदन ही 4,500 गए थे 2025 में, और उसमें भी 74% आवेदन रद्द कर दिए। ये है हालत। देखिए इसका क्या है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों में पिछले 3 महीनों में विदेशी लोग अवैध आव्रजन को लेकर बड़े प्रदर्शन हुए, और उनका कहना है कि जो लोग विदेश से आकर यहाँ बस जाते हैं, पहले पढ़ाई के नाम पे आते फिर यहाँ नौकरी करने लगते हैं, वो उनके संसाधनों पे कब्जा कर रहे हैं। और खासकर कनाडा में अभी भारतीय त्योहारों पर, दिवाली पे बुरी तरीके से आतिशबाजी चलाना, कनाडा में भी यही हुआ कि गणपति और उसकी मूर्तियां वहां पे तालाब और नदियों में डुबो दी गई। ये इन सब चीजों ने स्थानीय लोगों के मन में खासतौर पर भारतीयों के प्रति नफरत पैदा की है, क्योंकि कनाडा में पहले से ही जो सिख समाज है जो 5% है, जो 5-5 पीढ़ी पहले से वहां पे है, वो लोग गैर सिख भारतीयों के लिए बवाल बने हुए हैं। वो वहां का एक बड़ा वोट बैंक है। ठीक यही स्थिति ऑस्ट्रेलिया में भी है, आपको बताऊं। क्योंकि भारतीय जो है पहले कहीं पे जाते थे तो मिश्री की तरह दूध में घुल जाते थे। अब जो कहीं भी जा रहे हैं तो सनातन श्रेष्ठ हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम करके वो अपनी छवि और अपने देश की छवि को खराब कर रहे हैं। राम की प्रति आस्था विश्व की पहले भी थी, लेकिन इन्होंने राम को एक आक्रामक, किसी से बदला लेने या चिढ़ाने के लिए उछालने वाला नारा बना दिया। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों जगह, अमेरिका में तो जो हुआ ही हुआ, एक जहाज आ गया मेरे हिसाब से, एक कल 5 तारीख है ना, कल भी एक जहाज आ रहा है अमेरिका से, हथकड़ी लगा के हमारी पार्टी आ रही है, कल भी आएंगी। 5 को भी आना था, है ना। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। और जो भी हो वहां का इंटरनल डायनामिक्स, लेकिन
आवेदन भी कम हुए और मतलब उसमें से 3/4 आवेदनों को रद्द भी कर दिया गया। एक खबर और है पंकज जी, ये कहीं चर्चा में नहीं दिखी होगी कि एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये है कि जो डेटा सेंटर्स खुल रहे हैं भारत में, मतलब जिसको लेकर ये है कि भारत का जो डिजिटल फ्रेमवर्क है उसको सपोर्ट करेगा, ये ज्यादातर भारत के उन इलाकों में खुल रहे हैं जो जहां पर ग्राउंड वाटर ऑलरेडी बहुत कम है। और आपके बगल में ही जो नोएडा का सुसियाना गांव है जहां पर योटा सेंटर खुला हुआ है, ये ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड गांव है। ऐसा कहा जाता है, शोध ऐसा बताता है कि जो एक मीडियम साइज डेटा सेंटर होता है उसको कूल रखने के लिए हर रोज लगभग 11 लाख लीटर पानी की खपत होती है। 11 बिल्कुल लाख लीटर पानी, सोचिए बिल्कुल आप। बिल्कुल। रिपोर्ट ये भी कहती है कि आजकल एआई चैटबॉट खूब चले हैं, चाहे चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, ग्रोक हो, तमाम चीजें हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि एक 100 शब्दों का जो ईमेल अगर आपको ड्राफ्ट करना है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी या अदर एआई बॉट्स, तो उसमें लगभग 3 लीटर पानी खर्च होगा उस सर्वर को ठंडा रखने के लिए। तो सोचिए कि ये अंडर जो, हाँ, जो ये चीजें बन रही हैं और ये जो हम जिनको कह रहे हैं कि ये विकास का मॉडल बनेगा, ये तो देश को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और भारत में तो ग्राउंड वाटर के बारे में कोई सोचता भी नहीं। मैंने बहुत साल पहले एक लेख लिखा था और कई जगह छपा था, उसमें मैंने ये चर्चा की थी कि जो ये आईपीएल हो रहा है हमारे यहाँ, हम्म एक आईपीएल मैच के लिए हम्म हम कितना पानी खर्च करते हैं, एक चीज। और एक आईपीएल जो नाइट में होता है, हम्म एक आईपीएल मैच में जितनी बिजली खर्च होती है उससे 10 गांव को 1 साल तक बिजली दी जा सकती है। और वहां जितना पानी छिड़का जाता है, एक शहर की एक दिन की आपूर्ति के बराबर होता है। लेकिन क्या है कि जहां से हमने बातचीत शुरू की थी वायु प्रदूषण से, हम्म। हम लोग पर्यावरण के मामले में संवेदनहीन हैं। लगता है कि देश की जो नीति निर्धारक जितने लोग हैं, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगा जो पिछले प्रोग्राम में भी कही थी मैंने, कि वो दवा लॉबी और बड़े मेडिकल संस्थानों के दलाल हैं। वो अधिक से अधिक बीमार तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम्म तभी तो उनको चंदा मिलता है। यशोदा मेडिसिटी से इलेक्शन बॉन्ड में बीजेपी को चंदा मिलता है, और उसी यशोदा मेडिसिटी के उद्घाटन के लिए चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सॉरी डिफेंस मिनिस्टर और राष्ट्रपति जी पहुंच जाती है। बिल्कुल। तो ये हम लोगों को, हमारे एक एक सांस को, एक एक जर्रे को, एक एक पानी की बूंद को ये राजनेता बेच रहे हैं। और हम केवल इसमें खुश हैं कि कनपटी पे कट्टा रखने वाला डायलॉग कितना अच्छा है। मैं तो ये सोचता हूँ पंकज जी की कम से कम ये रिपोर्ट जो है, ये जो जेनजी है वो और जो तमाम अन्य युवा लोग हैं उनको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि वो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं खुल के, और उसकी वजह से कितना पानी बर्बाद हो रहा है। वो इस जैन जी यार, वो जैन जी जो वो है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोबर पे सेमिनार हो रही है गाय के, उस पे भाग ले रही है। जो एक कॉलेज में थप्पड़ मार दिया जाता है वहां के चीफ सिक्योरिटी के इंचार्ज प्रोफेसर को, और उस लड़की पे कोई कार्रवाई नहीं होती। हम किस दुनिया में जी रहे हैं। और उस पूरे मसले को डाइवर्ट कर दिया गया, क्योंकि लड़की झा है, ब्राह्मण है और पिटने वाला दलित है, इसलिए जो दलित लोग हैं वो लोग उस पर कार्रवाई चाहते हैं। ऐसा तो पहले भी होता रहा है। किस जैन जी की बात कर रहे हैं? आपको एक चीज बता दूं, नेपाल का ये जो जैन जी का डायलॉग था, विशुद्ध फर्जी था, मीडिया की पैदाइश था और आरएसएस के लोगों का डंप था। नेपाल में सत्ता परिवर्तन भी अमेरिका और विदेशी हाथ था। ना कोई जैन जी है, ना वाई है, ना एक्स है, ना डी है। ये जो जैन जी है ना, हो सकता है इनकी अगली पीढ़ी ऐसे गर्दन झुका के पैदा हो। वो दिन भर ऐसे ही मोबाइल में लगे रहते हैं। हम लोग जहां बंदर बन के, हम लोग जैसे बंदर बन के ऐसे इंसान बने ना, तो हम फिर से बंदर में नहीं जाएंगे थोड़े दिन में। लगता तो यही है, हालात तो यही है। एक कोई जैन जी वगैरह नहीं है। किस किस दुनिया में जी रहे हैं आप यार? है ना, जैन जी की पैदाइश हुआ था ना अरविंद केजरीवाल।
वो पूरा पार्टी देखो पंजाब में मजे ले रही है, पंजाब का प्राइवेट जेट यूज कर रही है, पंजाब में बंगले अलॉट करा रखे हैं सबने, वहां पे मौज काट रही है। यही जैन जी की पैदाइश है ना। हम्म। ठीक है पंकज जी, ठीक है, इस बार कार्यक्रम को यहीं खत्म करें। थैंक यू।